गुड मॉर्निंग गर्ल्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा चैप्टर है एम्प्लॉयड और क्वासी और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स। एम्प्लॉयड का मतलब होता है गर्भित, क्वासी को आप अर्धवर्ड भी बोल सकते हैं हिंदी में, और कंस्ट्रक्टिव यानी आभास। तीनों का अर्थ सेम है, कोई भी नाम आप चूज़ कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट की। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा दो टाइप का होता है। वैसे तो वैलिड और वॉइड ही हमने पढ़ा था, लेकिन अगर मैं थोड़ा फीचर्स की बात करूँ तो जब एग्रीमेंट हम करते हैं तो एग्रीमेंट देखो दो तरीके से होता है। एक में तो ये होता है कि आप एक पर्सन सामने वाले को प्रपोजल दे रहा है और दूसरा पर्सन उसे एक्सेप्ट कर रहा है, देन उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है। और जब वो एग्रीमेंट में अनुबंध के सारे लक्षण आ जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो आप बात समझते हैं। अब वापस इसी पे आ जाते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि एक पर्सन प्रपोजल करेगा और दूसरा एक्सेप्ट करेगा, तभी आपके बीच में ठहराव हो सकता है और उसके बाद ही वो अनुबंध में परिवर्तित हो सकता है। पर क्या ऐसा भी देखने को मिलता है या ऐसा पॉसिबल है कि बिना किसी प्रपोजल के या बिना किसी एक्सेप्टेंस के भी हमारा अनुबंध हो जाए? अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है तो सॉरी, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा मुमकिन है, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो वो कैसे मुमकिन है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगी पिक्चर। मान लीजिए मैंने एक सामान का ऑर्डर दिया है। फॉर एग्जांपल मैंने सिलेंडर बुक कराया अपने घर के लिए। सिलेंडर बुक कराया तो क्या हुआ कि वो आया सिलेंडर वाला देने। बाई चांस मेरे घर पे कोई नहीं था, ताला लगा हुआ था। वो परेशान बाहर खड़ा था। इतनी देर में उसने देखा कि पड़ोस में से कोई बाहर निकल कर आया और उसने देखा, अच्छा आप इनके यहाँ सिलेंडर देने आए हो, चलो वो तो है नहीं घर पे, तो कोई बात नहीं, आप मेरे घर रखवा दीजिए। उसने अपने घर पे मेरा सिलेंडर रखवा दिया। अब ऑब्वियसली पेमेंट अगर ऑनलाइन बुकिंग की होगी शायद पेमेंट भी मैं कर चुकी होंगी, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। या पेमेंट उसने की होगी, अगर मैनुअल पेमेंट करनी होगी तो हो सकता है पेमेंट उसने करके ही सिलेंडर लिया होगा। ठीक है ना, ये तो ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए वो मेरा सिलेंडर जो उसके घर पे रखा है वो मेरे से पूछे बगैर यूज़ भी करना स्टार्ट कर दे। हो सकता है मैं 2 दिन के लिए घर पे ना आऊँ, या मैं कहीं बाहर गई हुई हूँ और मैं भूल गई कि सिलेंडर वाले ने आना है, तो मैं किसी को बोल के जाती, मैंने बोला भी नहीं और मैं भूल भी गई। और जब मैं आई तो मेरे पड़ोसी ने मुझे बोला कि आपका सिलेंडर वाला आया था और बाई चांस मेरा सिलेंडर भी ख़त्म हो गया था, मैंने आपका वाला ले लिया और मैंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, तो ये आप अपने पैसे ले लो, नेक्स्ट टाइम पे जो है हम आप एडजस्टमेंट कर लेंगे। अब आप मुझे ये बताइए, क्या मैंने अपने पड़ोसी को ये कहा था कि सिलेंडर वाला आएगा और मेरा रख लेना और इस तरीके से या यूज़ कर लेना? ऐसा कोई भी कन्वर्सेशन हुई नहीं ना मेरी और इसके बीच में। ठीक है, उसने मेरा सिलेंडर यूज़ किया तो उसकी लायबिलिटी एक अपने आप ही क्रिएट हो गई ना। मेरे और उसके बीच में ना तो कोई प्रपोजल हुआ, ना कोई एक्सेप्टेंस हुई। ठीक है, और उसने सिलेंडर यूज़ किया तो ऑटोमेटिकली एक लायबिलिटी क्रिएट ये हो गई कि उसको सिलेंडर के पैसे मुझे वापस करने पड़ेंगे। पेमेंट तो मैं कर चुकी हूँ ना, और सिलेंडर वो यूज़ कर रहा था, वो पैसे मुझे देगा। या अगर मान लीजिए मैंने पेमेंट ही नहीं करी या सिलेंडर की पेमेंट भी उसको कर चुका है और फिर भी मेरा सिलेंडर, और फिर सिलेंडर तो वो यूज़ कर ही रहा है, तो उस केस में ये होगा कि अब पैसे तो मेरा लेना नहीं बनता ना, क्योंकि पैसे मैंने दे ही नहीं रखे। हाँ, लेकिन सिलेंडर क्योंकि मेरे कनेक्शन पे है, इसलिए ये अलग बात है कि उसकी लायबिलिटी ये बनती है कि जैसे ही उसका सिलेंडर ख़त्म हो वो मेरे को मेरा खाली सिलेंडर तो कम से कम वापस करेगा। कुल मिलाकर आप ये देखेंगे कि इस सारे जो सारी चीज़ें हुई हैं उसमें मेरे और उसके बीच में इस तरीके का कोई भी क्लियर कॉन्वर्सेशन नहीं था कि मैं अपना सिलेंडर आपको दे दूंगी एंड देन आप यूज़ कर लेना या उसके पैसे मुझे दे देना। अगर ये बातें पहले से फिक्स होती मेरे और उसके बीच में तो मैं ये कह सकती थी कि मेरे और बीच में उसके बीच में एक अनुबंध हुआ, एक ठहराव हुआ, एक अनुबंध हुआ, और उसके आधार पर उसका मुझे क्या देना बनता है और मुझे उसको क्या देना बनता है, राइट। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ। इट मीन्स, और नहीं होने के बावजूद भी उसकी एक लायबिलिटी बनती है कि वो मुझे मेरे पैसे या सिलेंडर जब भी होगा वापस करेगा।
अब ये लाइबिलिटी किसने क्रिएट की? ये लाइबिलिटी अकॉर्डिंग टू लॉ क्रिएट हो गई, कानूनन तौर पे क्रिएट हो गई, ठीक है ना। एक होता है कि जब आप एग्रीमेंट करते हैं जिसमें क्लियरली एक क्या किया जाता है कि एक प्रपोजल दिया जाता है और एक एक्सेप्टेंस दी जाती है, और उसके आधार पर जो एग्रीमेंट होता है वो क्लियर एग्रीमेंट होता है, वो एक्सप्रेस एग्रीमेंट होता है, वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। यानी कि जो शब्दों के द्वारा बोलकर या लिखकर आप किसी को प्रपोजल देते हैं और वो भी अपनी जो सहमति है वो बोलकर और लिखकर आपको देता है, तो वो एक तरीके से एक्सप्रेस हो गया ना, आपने अपनी बात को रखा है और वो भी स्टार्टिंग में रखा है। लेकिन इस केस में तो किसी ने कोई बात रखी नहीं है, मेरे और उसके बीच में इनडायरेक्टली एक अनुबंध भी बन गया, लेकिन ना मैंने उसको प्रपोजल दिया या ना उसने मेरे को एक्सेप्टेंस दी। अब समझ में आया कहानी कहाँ पे आके पहुँच गई? तो ये कहानी का कंक्लूजन ये कहता है, बिना प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के भी हम लोग आपस में अनुबंध कर सकते हैं। अब करा नहीं है लेकिन हो गया है, क्रिएट हो गया ऑटोमेटिकली, और कानूनन हम दोनों के बीच में कुछ अधिकार एंड दायित्व उत्पन्न हो गए हैं, राइट। अब चलते हैं एक और एग्जाम्पल पे। मान लीजिए मैं घर से बाहर निकली और सड़क में मुझे एक सूटकेस पड़ा मिला। अब देखो आज के संदर्भ में अगर मैं बात करूँ तो मैं डर के मारे शायद सूटकेस ना भी उठाऊं कि पता नहीं कहीं बम वम ना हो, ठीक है। लेकिन चलो हम उस बात को भी साइड पे रख देते हैं। ऑब्वियसली कोई ना कोई तो उसको उठाएगा, चाहे हम पुलिस में कॉल करें तभी पुलिस वाले तो उठाएंगे ना उसको आके। कहने का मतलब ये होता है कि जब जिसका मान लो कोई सामान गिर गया और वो चला गया घर, और दूसरा व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा है और उसने देखा अरे ये तो किसी का सामान गिर गया और उसने उठा लिया। अब मान लीजिए सूटकेस उठाकर मैं घर आ गई। देखो मेरे को सूटकेस उठाने के लिए किसी ने बोला था? नहीं बोला था, ठीक है। सूटकेस उठाकर लेकर आना मेरी अपनी इच्छा थी, ओके, ऑब्वियसली अपनी, ठीक है, ज़बरदस्ती का सौदा नहीं था ये। दो ऑप्शन थे ना मेरे पास, या तो मैं उसको इग्नोर करके आगे चली जाती, या फिर मैंने उसको उठाने का फैसला किया कि भाई कल को जब उसका कोई भी मिलेगा तो मैं उसको पकड़ा दूंगी या मैं कोशिश करूंगी कि उसका मालिक मिल जाए, ठीक है। खैर वो बात की बात है, कोशिश करने वाली। अभी क्या किया, मैंने उठाया सूटकेस और मैं अपने घर ले आई, राइट। अब उसके बाद मैंने उसको अपने घर पे संभाल के रखा। हालांकि मैंने देख लिया क्या क्या है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो रिस्की हो या जो भी है, वो तो मेरी समझदारी पे डिपेंड करता है ना। ओके नाउ अब क्या हुआ, सूटकेस वाले को पता था कि सूटकेस वहाँ गिरेगा और मैं गुजरूंगी और मैं उठाऊंगी और मैं घर ले आऊँगी, ऐसा कुछ था नहीं था। मैं तो जानती भी नहीं उस बंदे को किसका सूटकेस है। हाँ, मैंने एफआईआर दर्ज करा दी। एफआईआर क्या मतलब, मैंने पुलिस में एक इन्फॉर्मेशन दे दी, भाई एक फलानी जगह पे इस तरह का सूटकेस मिला है, अगर आपके पास कोई रिपोर्ट करने आता है तो आप ये एड्रेस लिख लीजिए और या फिर मैं वहाँ जमा करा दूँगी। वो बात की बात है। अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है और मैंने अपने घर पर ही रखा। मालिक को पता लगा कि वो मेरा जो सूटकेस गिरा था वो वंदना के घर है, तो वंदना का एड्रेस ढूंढ ढांड के मेरे घर पहुँच गया। अब बताइए क्या वो सूटकेस पाने का अधिकारी है? बिल्कुल है। क्या मुझे सूटकेस दे देना चाहिए? डेफिनेटली दे देना चाहिए। लेकिन एक छोटी सी बात है कि क्या उसके और मेरे बीच में ऐसा कोई अनुबंध था कि मैं सूटकेस गिराऊंगा और तुम उठा लेना? ऐसा तो कोई अनुबंध नहीं था ना। लेकिन मैंने उठाया। जैसे ही मैंने सूटकेस उठा के अपने घर लेके आई, इसका मतलब मैंने अपने आप को एक दायित्व में बांध दिया कि जब भी उसका मालिक मिलेगा देन मैं उसको रिटर्न करूँगी। यहाँ तक बात ठीक है ना? चलो, और उसका अधिकार था कि उसको अपनी सूटकेस पाने का, राइट है। अब जैसे मैंने सूटकेस उठा के मतलब मैं लेके आई तो मैंने ऑब्वियसली खोला तो उसमें एक घड़ी भी मिली मुझे और सामान के सब कपड़े थे और मान लो एक घड़ी थी। घड़ी बंद पड़ी थी तो मैंने क्या किया, बंद थी तो मैंने उसमें सेल डलवा लिए और थोड़ा सा उसके ऊपर पैसे लगाए और उसको रनिंग कंडीशन में ले आई। उसके ऊपर मेरे 200 रुपये खर्च हो गए, राइट। अब मालिक को पता लगा वंदना के अगर सूटकेस है, वो आ गया जी लेने मेरे घर। अब मेरे घर लेने आ गया तो मैं उसको सूटकेस दे दूंगी, वो तो मैं रख नहीं सकती, मेरे को अधिकार नहीं है। लेकिन मैं 200 रुपये तो लेने का अधिकारी हूँ ना। क्यों? क्योंकि मैंने खर्चा किया भाई। अब आप कहोगे कि उसके मकान उसने मालिक ने थोड़ा ना खाता किया था। बेशक नहीं कहा था, मालिक ने तो ये भी नहीं कहा था कि मैं सूटकेस उठा लूँ, वो भी ना उठा के लाई ना। मैंने तो बल्कि ध्यान रखा उसका, मैंने तो उसका सामान संभाल के रखा, घड़ी को भी मैंने ठीक करा कर दिया। तो जो भी खर्चा मेरा उसके सामान पर उसको रखने की दशा में आता है तो मालिक का या ओनर का जिसका सामान था वो, उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो मुझे उस सामान के
उसका जो मेंटेनेंस किया, एक तरह से मैंने मेंटेन किया ना उसको, उसका जो खर्चा है वो मुझे देगा, तभी मैं उसका सामान दूंगी। वरना हो सकता है मैं उसका सामान रोक भी लूँ, मैं कम से कम उसकी घड़ी तो रोक ही लूँगी, अपने पास रख लूँगी, भाई ये घड़ी तब ले जाना जब 200 रुपये दे के जाओ, अदरवाइज़ बाकी का सामान ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है ना ऐसा? डेफिनेटली हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है कि हो सकता है मैं छोड़ो ना, कोई बात नहीं, 200 रुपये की बात है ना, जाने दो, मैं अपनी मर्ज़ी से छोड़ दूँ, एक अलग बात है। लेकिन अगर मैं लेना चाहूँ तो मैं 200 रुपये ले सकती हूँ उससे, राइट? यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब बताइए मेरे और उसके बीच में कहाँ कोई एग्रीमेंट हुआ था, कहाँ पे प्रपोजल हुआ था कि मैं सूटकेस गिराऊंगा और आप उठा लेना? नहीं, कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट जैसी चीज़ नहीं थी, राइट? लेकिन जैसे ही मैंने सूटकेस उठाकर अपने घर लाई तो उस एक्शन से, उस व्यवहार से मैंने अपने लिए कुछ दायित्व स्वीकार कर लिए और कुछ अधिकार उसको दे दिए, और उसके बाद उसके ऊपर खर्चा करके भी कुछ अधिकार मैंने भी प्राप्त कर लिए। तो इस तरीके से मेरे और उस अनजान मालिक के बीच में एक अनुबंध अपने आप क्रिएट हो गया, दैट इज़ गर्भित अनुबंध। तो इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी सुनाने का जो मकसद है वो यही था कि हम बताना चाह रहे थे कि अनुबंध 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सप्रेस, एक होता मतलब अनुबंध क्या, ठहराव एक्चुअली 2 प्रकार के होते हैं, कि जो एक एक्सप्रेस होता है और एक इम्प्लाइड होता है, और यही ठहराव ही बाद में जाके अनुबंध बनते हैं, इसलिए आप ठहराव वर्ड भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, राइट? तो इस तरीके से डेफिनेशन अब क्लियर हो जाएगी कि गर्भित अनुबंध या गर्भित ठहराव एक ऐसा ठहराव है जिसके अंतर्गत कोई प्रस्ताव या एक्सेप्टेंस यानी कि सहमति नहीं होती, फिर भी कानूनन दोनों पक्षों में कुछ अधिकार और दायित्व उत्पन्न हो जाते हैं। समझ में आया जी मेरी बात? अब चलते, इन्हें हम आभास अनुबंध भी कहते हैं, इन्हें हम वो जो 2-3 नाम आपको दे ही रखे थे, अर्ध अनुबंध, आधे अनुबंध जैसे कह सकते हैं, वो भी कह सकते हैं, क्योंकि आधे इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि उसमें प्रपोजल और एक्सेप्टेंस जैसी कोई चीज़ नहीं है, राइट? अच्छा जी, अब चलते हैं नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके अंदर बेटा आपको जो जो चीज़ें नज़र आई, जितनी बातें मैंने डिस्कस करी और जो पॉइंट्स आपको लगे यस इम्पॉर्टेंट हैं, वो आप उठा के इसमें लिख सकते हैं। जैसे कि ये अनुबंध सामान्य अनुबंध की तरह नहीं होता, इस अनुबंध में कोई प्रस्ताव और सहमति नहीं होती, इस अनुबंध में शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, ना बोला जाता ना लिखा जाता, व्यवहार से आप इस अनुबंध को करते हो। ये अनुबंध दोनों पक्षकारों को आमने सामने ही नहीं रखता, क्योंकि अनुबंध में पक्षकार है ही नहीं आमने सामने, कोई मतलब दोनों पक्षकारों की इच्छा है ही नहीं एक तरह से। यहाँ तो जैसे मैंने सामान उठाया ना, तो मैंने ही उसको क्रिएट कर दिया एक तरह से ऑटोमेटिकली, तो पक्षकारों की इच्छा से उत्पन्न नहीं हुए, राजनियम के द्वारा कानूनन तौर पर उत्पन्न हो गए, ठीक है? अब चलते हैं साधारण और गर्भित अनुबंध में अंतर। वही नॉर्मल में क्या होता है, जो बातें मैंने अभी बताई है वो नॉर्मल में होती है, इसमें नहीं होती, कि नॉर्मल में जो है प्रस्ताव भी होता है, सहमति भी होती है, इसमें गर्भित में नहीं होती। साधारण में जो है दोनों की इच्छा से होता है, ये इच्छा से नहीं होता है। साधारण में कानूनन तौर पे तो तभी होता है ना जब आप कानून भी होता है बीच में, ये नहीं कह रही कि नहीं होता, अधिनियम तो होता है ना, ऐसे तो गर्भित में भी होता है, लेकिन गर्भित में आपके व्यवहार की वजह से कुछ कानूनन वो चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं जो साधारण में पहले से ही क्रिएट की जाती हैं जानबूझकर, राइट? और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बेटा कोई फ़र्क नहीं है, दोनों में अंतर उसके जो कानूनन तौर पे उसको पूरा करवाया जा सकना, उस मामले में दोनों एक जैसे हैं कि दोनों के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं दोनों को पूरा करवाने के लिए। अब मान लीजिए वो 200 रुपये देने को तैयार नहीं, तो मैं घड़ी नहीं दूंगी उसको, और वो चाहे किसी मर्जी कोर्ट में चला जाए बेशक से, लेकिन वो मुकदमा हारेगा ही, क्योंकि मेरा अधिकार है 200 रुपये लेना, तो है, वो कोई रोक नहीं सकता मेरे उस अधिकार को। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब ऐसे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो आपको नज़र आते हैं आसपास, या आपको लगता है कि इम्प्लाइड हो सकते हैं? इसमें एक एग्जांपल तो मैंने आपको अभी दिया है, माल पाने वाले का उत्तरदायित्व, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसकी बताने की वजह से ही मुझे आपको ये बात समझाना में थोड़ा आसानी हुई। दूसरा, जैसे आप ये कह सकते हो, अनुबंध करने में असमर्थ व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनुबंध कर ही नहीं सकते। मान लो एक माइनर है, ये एक मेंटली रिटार्डेड पर्सन है, ये एक ऐसा पर्सन है जो ल्यूनेटिक है, जो लोग अनुबंध कर नहीं सकते, बट वो इंसान तो है भाई, माइनर है, उसको ज़िंदा तो रहना है, उसको रोटी पानी तो चाहिए। अब मान लीजिए किसी के माँ बाप ही नहीं है, गार्डियन नहीं है, अब उसके पास लेकिन कुछ प्रॉपर्टी है,
बट वो तो बेचारा माइनर है, माइनर के साथ तो कोई लेना देना ही नहीं करेगा, क्योंकि भाई माइनर है, तू तो गड़बड़ कर के खड़ा हो जाएगा, तो हम तो तेरे को कोर्ट में ही नहीं लेके जा सकते, क्योंकि कोर्ट तो हमें बेवकूफ़ समझेगी कि भाई माइनर के साथ तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया ही क्यों, है कि नहीं बात। लेकिन ऐसा नहीं है, एक्चुअल जो प्रैक्टिकल बातें होती है ना वो काफ़ी अलग होती है। प्रैक्टिकली आप किसी माइनर को, किसी ल्यूनाटिक को, कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, उसके जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, मैं यहाँ बेसिक नीड्स की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लग्जरीज और समथिंग एल्स कि टीवी या वीसीआर या फिर मोबाइल फ़ोन, ये सब लग्जरीज में आते हैं, या फिर जैसे गाड़ी है, इसके लिए नहीं। बेसिक है, जैसे रोटी कपड़ा मकान, दीज आर द बेसिक नीड्स ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग, राइट। तो उस ह्यूमन बीइंग की सहायता के लिए, अब सहायता वर्ड में यूज़ ना करूं तो अच्छा है, कि सहायता का मतलब कहीं चैरिटी मत मान लेना। अनुबंध में चैरिटी नाम की चीज़ नहीं होती है। मैं किसी माइनर की हेल्प कर रही हूँ और उसको कुछ सामान दे रही हूँ, तो अगर मैं पैसा पाने की इच्छा से नहीं कर रही हूँ तो फिर तो चैरिटी माना जाएगा, फिर अनुबंध ही नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर मैं उसकी सहायता इस उद्देश्य से कर रही हूँ कि उसकी प्रॉपर्टी में से या जो भी मैं सामान दे रही हूँ उसका पैसा मैं मिलने की उम्मीद से कर रही हूँ, तो वो मेरा अनुबंध हो सकता है। पर क्योंकि माइनर से तो आप अनुबंध कर ही नहीं सकते, फिर क्या करोगे। तो कोई बात नहीं, आप ऐसे असमर्थ व्यक्ति, उसको बोलते हैं असमर्थ व्यक्ति, ऐसे असमर्थ व्यक्ति जिसको अनुबंध करने का अधिकार नहीं है, जो शायद अपने मतलब जिसके पास चलो संपत्ति भी है थोड़ी बहुत, और कई बार नहीं भी होती, तो नहीं होती तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर होती है तो आप अपने सामान के लिए आपने उसकी जीवन की जो आवश्यकताओं की पूर्ति की है। मान लीजिए एक दुकानदार है और पड़ोस में एक माइनर बच्चा रहता है जिसके माँ बाप गुजर गए हैं और उसके नाम पे एक मकान या कुछ थोड़ा बहुत पैसा छोड़ गए हैं, तो वो उस बच्चे को कुछ सामान वगैरह देता रहता है, जैसे ग्रोसरी आइटम है घर को चलाने के लिए, रोटी कपड़ा, ये सब चीज़ें। और उसके बदले में बच्चा अगर यानी कि जो माइनर है, अगर उसको बदले में कुछ नहीं भी देता तो कुछ कर नहीं सकता। हाँ, उसकी प्रॉपर्टी जो उसके नाम पे मकान है या उसके नाम पे जो बैंक में पैसा है, उस पैसे के ऊपर ज़रूर वो कह सकता है कि भाई इन पैसे में से मेरे सामान की पूर्ति की जाए, क्योंकि मैंने इसको कोई चैरिटी नहीं करी है, मैंने इसकी सहायता दूसरे वे में की है। हाँ, अगर उसके पास प्रॉपर्टी नहीं मिलती है या उसका पैसा ख़त्म हो चुका है, देन दुकानदार कुछ नहीं कर सकता, फिर तो आप माइनर को कहीं पे भी कहीं घसीट नहीं सकते। कंडीशन यही है कि एक तो वो व्यक्ति असमर्थ होना चाहिए, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक ना हो। दूसरा, आपने उसको जीवन की आवश्यक वस्तुएं ही उपलब्ध कराई हैं, कोई लग्जरियस आइटम नहीं कराई हैं। तीसरी जो है, चैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये काम नहीं किया है। और चौथा, जो रेट आप ले रहे हो, अब जैसे मान लो आपने 5 किलो चावल दिया है और आप सोच रहे हो कि माइनर है ना, इसको तो मैं कुछ भी बेवकूफ़ बना लूँ, आपने 5 किलो चावल 5,000 रुपये में दे दिए हैं, ऐसे चलेगा क्या? नहीं, रीज़नेबल रेट थोड़ी ना है, रीज़नेबल रेट लगाना पड़ेगा आपको। आप किसी अयोग्य या किसी असमर्थ व्यक्ति के भोलेपन का या इनोसेंस का फ़ायदा नहीं उठा सकते, ठीक है। बेशक आपने उसको पैसा, उसको सामान दिया है, बट उसका जो रेट होगा रीज़नेबल ही होगा। तो इसके लिए तो एक माइनर व्यक्ति, एक ल्यूनाटिक और एक असमर्थ व्यक्ति और किसी भी दूसरे समर्थ व्यक्ति में इनडायरेक्टली एक अनुबंध हो गया है, जो कि इम्प्लाइड तरीके से हुआ है, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अपने हित के लिए अन्य व्यक्ति की ओर से भुगतान। अब इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझा देती हूँ। मान लीजिए मैंने जो है एक सेकंड के लिए ब्रेक ले रही हूँ। चार दिन छुट्टी है। हाँ जी। तो सॉरी, मैं बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी। अपने हित के लिए अन्य व्यक्ति की ओर से भुगतान, इसका मतलब क्या है? छोटे से एग्जांपल ले रही हूँ। मैंने और मेरी फ्रेंड ने मिलकर 5,000 रुपये एक व्यक्ति से उधार लिए हैं, ठीक है। हमने आधा मतलब 2500 रुपये करके, एक तरह से ये लगा लो, और अब मेरा 2500 रुपये देना वापस बनता है, उसका भी बनता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि टाइम आ गया पेमेंट करने का, मेरी फ्रेंड कहीं 2-4 दिन के लिए बाहर गई है, तो मैंने क्या किया, उसकी तरफ के भी 2500 रुपये ना मिला के मैंने 5,000 रुपये उस व्यक्ति को दे दिया और काम ख़त्म कर दिया। तो वो तो गया अपने घर, उसको क्या है, उसको तो पैसों से मतलब है, ठीक है। अब मेरी फ्रेंड आई, उसने देखा कि मैं 2500 दे चुकी हूँ, तो उसकी एक लाइबिलिटी बनती है ना, वो 2500 मुझे वापस करे कि नहीं करे।
अब हो सकता है कि अगर मैं टाइम पे पैसा ना देती तो वो हमारे पर मुकदमा कर देता। वो कह रहा था जी पहले पैसे पूरे दो, नहीं तो मैं तो तुम दोनों को कोर्ट में घसीटूंगा। पर मैंने कहा भाई मेरी फ्रेंड तो है नहीं, को कहेगा कि जी आप अपनी तरफ से करो, मैं तो नहीं जानता इस बात को। तो मुझे अपने आप को बचाने के लिए भी ये काम करना पड़ा ना, मेरा फ़ायदा था उसमें। तो मैंने 5,000 दे दिए, लेकिन मेरी फ्रेंड का आने के बाद ये लाइबिलिटी बनती है कि वो अपने हिस्से के आधे पैसे मुझे वापस करेगी। हालांकि मेरे और उसमें इस तरह की कोई बात हुई थी नहीं हुई थी ना, कोई प्रपोजल एक्सेप्टेंस नहीं हुआ था, लेकिन इनडायरेक्टली मैंने जैसे ही उसके नाम की पेमेंट करी तो समझ लीजिए कि मैंने उसको एक दायित्व में बांध दिया, तो वो कानूनन हुआ। तो इसलिए ये भी इम्प्लॉयड कैटेगरी में आएगा। तीसरा आ रहा है स्वेच्छा से पट शुल्क पाने की भावना से किए गए कार्य। शुल्क पाने की भावना का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे इसको भी मैं एक एग्जांपल से समझा सकती हूँ। आपने अपनी इच्छा से काम किया है, लेकिन आपका जो इरादा था वो किसी की चैरिटी करना नहीं था, बल्कि इनाम पाना था। जैसे मान लीजिए, या कुछ प्राइस लेना था। जैसे अगर मैं किसी व्यक्ति का कोई काम करती तो मैं अपनी इच्छा से हूँ, मैंने उसको बताया नहीं, या मैंने उससे पूछा नहीं, या उसने मुझे कुछ कहा नहीं, लेकिन मेरा मकसद यही है कि उसके बदले में वो मुझे कुछ ना कुछ देगा। ठीक है। अब जैसे ये भी हो सकता है, और या एग्जांपल और भी ले सकते हैं। जैसे मैं एक दुकानदार हूँ और मैंने कुछ गुड्स एक व्यक्ति को सप्लाई करनी है, तो मेरा एजेंट या जो सेल्समैन है वो सामान लेकर गया और वो गलत घर में डिलीवर कराया। अब गलत घर में डिलीवर कराया, पहली तो बात है कि अगर गलत एड्रेस पे गया तो अगले को सामान रखना ही नहीं चाहिए, और अगर वो सामान रख रहा है तो फिर वो पैसे देगा। मैं उसको फ्री में थोड़ी ना बांटने के लिए सामान भेज रही हूँ। चाहे किसी भी व्यक्ति के पास मान लो सामान चला गया है, तो उस व्यक्ति को ये भी तो है ना कि अगर मैंने सामान भेजा या तो पैसे देगा, या फिर बताएगा कि भैया मेरे के पास आप गलती से आ गए हो, आप गलत एड्रेस पे आ गए हो, आपको इस एड्रेस पे जाना है। तो हमने एक तरह से सामान भेजा है, बट हमारा इरादा कोई चैरिटी नहीं था, शुल्क पाने की भावना थी। और वो अलग बात है कि बाई चांस वो मामला उलट हो गया, एड्रेस गलत हो जाता है। कई बार आप गलत व्यक्ति को कोई पेमेंट कर बैठते हो तो कल को वो वापस तो करेगा ना। ठीक है जी, तो ये सीन रहेगा हमारा। ओके जी, नेक्स्ट आता है माल पाने वाले का उत्तरदायित्व। ये मैं करवा चुकी हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड लास्ट में आ रहा है गलती से अथवा उत्पीड़न के अधीन धन और माल देने की इच्छा। ये गलती से वाला वही पॉइंट आ जाएगा कि मैंने गलती से एक व्यक्ति को पेमेंट कर दिया। ये अच्छा, अब जैसे अभी मैंने ना सामान आपको दिया, गलत एड्रेस पे दे दिया, कोई बात नहीं, फिर आप पैसे दे दो अगर ऐसी बात है, या फिर आप बता दो भाई आप गलत एड्रेस पे दे रहे हो। अब दोनों ही बातें नहीं कर रहे हो, ये तो नहीं चलेगा। कई बार ऐसा होता है कि जब हम गलती से किसी को पैसे भी दे बैठते हैं तो उसको भी बताना चाहिए कि भाई आपने गलती से, जैसे एक दो बार ऐसा भी होता है कि आप गलती से किसी को, मान लो अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपने साथ ही एक किस्सा सुनाती हूँ कि मैंने एक बच्ची की ट्यूशन फ़ीस जो है दी, और उसने जिसके अकाउंट में मैंने डाली वो ट्यूशन वाली की जैसे बेटी थी, तो उनको नहीं पता, उस बेटी को नहीं पता लगा कि 5,000 रुपये कहाँ से आए हैं। उसने क्या किया, उसने सोचा गलती से पैसे आ गए, उसे वापस मेरे अकाउंट में वापस डाल दिए, मतलब वो वापस उसने मेरे को पेटीएम कर दिया। और फिर उसके बाद उसका फ़ोन आया कि ओहो मैडम, मेरे को तो पता नहीं था, मेरी मम्मी ने अब बताया कि ये पैसे तो ट्यूशन के थे और मैं आपको गलती से भेज चुकी हूँ, है कि नहीं बात। अब ये थोड़ी ना है कि उसने मेरे को भेज दिए तो मैं उस पैसे को फिर वापस रख लूँगी, भाई नहीं अब तो मैं नहीं देती, है ना, मेरे को देना तो था ही। अब वो थोड़ा सा उसने मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि भाई उसको लगा कि ये पैसे किसी के गलती से उसके अकाउंट में चले गए हैं, देन उसको क्या करना है, मुझे उसको वापस करने पड़ेंगे। तो जब भी इसी कोई मिस्टेक हो जाती है, या फिर दूसरा कह रहा है उत्पीड़न के अधीन, उत्पीड़न समझते हैं ना, जब हमने फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज़ का चैप्टर किया था जिसमें स्वतंत्र सहमति वाला सीन था, और उसमें सबसे पहला पॉइंट था उत्पीड़न, यानी आप किसी को अगर डरा धमका कर कोई उससे पैसा या सामान अपने पास ले लेते हो तो ऑब्वियसली आपको आज नहीं तो कल जब भी आपके खिलाफ अगर कार्रवाई होगी तो वो चीज़ें आपको वापस करनी पड़ेंगी, राइट। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये साबित कर रहे हैं कि आपके बीच में प्रस्ताव और सहमति की अनुपस्थिति में भी अनुबंध पॉसिबल है, और उस अनुबंध को भी उसी तरीके से पूरा करते हैं जैसे नॉर्मल अनुबंध को करते हैं।
ठीक है जी। तो दिस वाज द चैप्टर, दिस वाज कंप्लीट चैप्टर। छोटा सा चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा था। और कुल मिलाकर जो एक निचोड़ में कहूँ वो यही है कि अनुबंध जो है ज़रूरी नहीं है प्रस्ताव और सहमति के बाद ही हो, बिना प्रस्ताव और सहमति के भी अनुबंध हो सकता है। और उसकी पूर्ति और उसके उत्तरदायित्वों की जो पूर्ति है, अधिकारों की को लेना देना जो होता है वो बिल्कुल वैसे हो जाता है जैसे नॉर्मल अनुबंध में होता है। ठीक है जी। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।